हेलो। तो यस बेटा, अभी हम स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ना। लिक्विड सॉल्यूशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, तो हम बात करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर में, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की जो डेफिनेशन होती है उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन इट्स लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम। क्या होता है बेटा ये? इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन इट्स लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जिसमें हमने लिया एक क्लोज कंटेनर, और इस क्लोज कंटेनर में हमने एक वोलेटाइल लिक्विड को फिल किया हुआ है। यहाँ पर एक अपना है वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड को अपन ने क्लोज कंटेनर में फिल किया हुआ है। अब ये जो क्लोज कंटेनर है जिसमें वोलेटाइल लिक्विड है, इसके अंदर वेपर्स बनेंगी, क्योंकि लिक्विड वोलेटाइल नेचर का है। तो वेपर्स बनेंगे, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इवेपोरेशन। क्या बोलेंगे बेटा? इवेपोरेशन। तो एक प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसको बोलेंगे इवेपोरेशन। ठीक है। और जो दूसरा प्रोसेस होगा, जिसमें थोड़ी देर बाद में ये जो वेपर्स जो इकट्ठी हो जाएंगी, ये धीरे 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 क्या करेंगे बेटा, नीचे जाके ये कंडेंस होने लग जाएंगी। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो तरह के प्रोसेस हो रहे हैं। क्लोज कंटेनर में इवेपोरेशन हो रहा है और थोड़ी देर बाद में कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर दो तरह की रेट्स हम कंसीडर करते हैं। पहला है रेट ऑफ इवेपोरेशन और दूसरा है रेट ऑफ कंडेंसेशन। पहला है रेट ऑफ इवेपोरेशन, दूसरा है रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर अपन इसको एक ग्राफ के थ्रू समझें, तो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ, अगर रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ अपन बनाते हैं बेटा यहाँ पर, तो हम ये देखते हैं कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो एक कांस्टेंट होता है। यानी इवेपोरेशन की रेट हमेशा क्या होती है बेटा? कांस्टेंट होती है। लेकिन जो कंडेंसेशन होगा वो शुरुआत में होगा नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है, और एक पर्टिकुलर टाइम पर इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों की रेट क्या हो जाती है बेटा? सेम हो जाती है। तो ये जो रेड लाइन है ये इंडिकेट कर रही है रेट ऑफ इवेपोरेशन को, और ये जो ग्रीन लाइन है ये इंडिकेट कर रही है रेट ऑफ कंडेंसेशन को। तो कंडेंसेशन जो होता है वो इनिशियली जीरो होता है, लेकिन धीरे धीरे कंडेंसेशन भी बढ़ने लगता है। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जिस पर दोनों रेट्स बराबर हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर टाइम पर जहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, तो उस समय वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं लिक्विड सरफेस के ऊपर, उसी को वेपर प्रेशर बोला जाता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि वेपर प्रेशर हमेशा इक्विलिब्रियम पर डिफाइन होता है। अब मान लीजिए कंडीशन अपन लेके चलते हैं जिसमें हम कोई एक पर्टिकुलर टाइम लेते हैं जब इक्विलिब्रियम नहीं आया है। जैसे मान लीजिए मैं एक ब्लू लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ वर्टिकल, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन से ज्यादा है। तो इस समय भी तो वेपर्स जो है लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। यानी जो पार्शियल प्रेशर होता है वो इक्विलिब्रियम पर डिफाइन नहीं होता है। इक्विलिब्रियम पर डिफाइन केवल वेपर प्रेशर होता है। तो दो तरह की टर्म्स हम यहाँ पे यूज ले रहे हैं। एक तो मैं बोल रहा हूँ पार्शियल प्रेशर, एक तो टर्म में यूज ले रहा हूं पार्शियल प्रेशर, और एक मैं टर्म यूज ले रहा हूं वेपर प्रेशर। तो दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क क्या होता है बेटा, कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो अप्रोच करता है वेपर प्रेशर को। पार्शियल प्रेशर अप्रोचेस द वेपर प्रेशर। तो इस तरह से अपन वेपर प्रेशर डिफाइन करते हैं। तो अगर अपन एक एग्जांपल लें वाटर का, तो इसमें हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। लिक्विड वाटर और गैसियस यानी वेपर्स वाटर की इस तरह से इक्विलिब्रियम पर लिखी जाएंगी। और अगर अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखें, तो वो लिखा जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O डिवाइडेड बाय वाटर लिक्विड फॉर्म में उसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर हम अगर बोलते हैं कि पार्शियल प्रेशर, ये जो आपका वाटर लिक्विड फॉर्म में है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को अपन यूनिटी मानते हैं क्योंकि ये प्योर फॉर्म में है। ठीक है ना? तो अगर ये प्योर फॉर्म में है तो कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी मान करके हम इसको लिखते हैं, फिर से डिफाइन करते हैं Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। तो यही पार्शियल प्रेशर जो है वो क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम पर वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं
कि जो आपका केपी होता है वो पार्शियल प्रेशर यानी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर के बराबर होता है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो केपी होता है ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होता है। केपी क्या होता है बेटा? टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होता है। तो अगर ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर भी किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो ये ध्यान रखना, वेपर प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कोई और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसी को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वेपर प्रेशर, और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेपर प्रेशर इंक्रीजेज नॉन लीनियरली विद टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन वो कैसे बढ़ती है बेटा? नॉन लीनियरली बढ़ती है, लीनियरली नहीं बढ़ती है। ठीक है ना, इस चीज को अपन ध्यान रखेंगे अभी के लिए, बाद में इसको प्रूव भी किया जा सकता है। तो आगे चलते हैं बेटा। तो हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं नेचर ऑफ लिक्विड, भाई जो वोलेटाइल लिक्विड होगा जिसकी वेपर्स बहुत इजीली बन जाती हैं तो उनका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो नेचर पे डिपेंड करता है। तो जैसे लिक्विड विद हायर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस फॉर्म्स लेस अमाउंट ऑफ वेपर, मतलब अगर किसी लिक्विड में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, तो अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो अलग अलग होने में ज्यादा एनर्जी लेंगे, तो उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो डेफिनेटली कम होगा। ठीक है ना, एंड हेंस द लोअर वेपर प्रेशर एंड वाइस वर्सा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम है तो वेपर प्रेशर डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो दूसरा आता है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वेपर प्रेशर से कैसे रिलेट करता है? तो अगर अपन बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करें तो बॉइलिंग पॉइंट भी वेपर प्रेशर से ही डिफाइन होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है कि इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो वेपर प्रेशर पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एक रिलेशन देखते हैं बेटा कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली कम होगा। यानी इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि भाई आपके पास में बहुत ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड है जिसकी वेपर्स बहुत ज्यादा बनती है, तो उसको कम टेम्परेचर देकर ही इवेपोरेट किया जा सकता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली कम ही होगा। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। तो जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और ये बोल सकते हैं कि वोलेटाइल नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोलेटाइल नेचर। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, तो अपन इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा है कि वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम, किससे इंडिपेंडेंट होता है? सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, सरफेस एरिया कैसा भी हो वेपर प्रेशर की वैल्यू नहीं बदलेगी। और दूसरा अमाउंट ऑफ लिक्विड आपने कितना लिया है, थोड़ा लिया है, बहुत ज्यादा लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें अब हम यहाँ पर बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की। किसकी बात करेंगे? राउल्ट्स लॉ की। अब ये जो राउल्ट्स लॉ है बेटा, इसके लिए अपन को वेपर प्रेशर समझना जरूरी था। तो अगर यहाँ पे राउल्ट्स लॉ क्या कहता है बेटा कि जब दो वोलेटाइल लिक्विड्स को आपस में मिक्स किया जाता है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बदल जाता है। यानी ये जो पर्टिकुलर राउल्ट्स लॉ है ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करता है जब दो वोलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स किया जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा स्टेटमेंट देता है बेटा राउल्ट्स लॉ कि इट स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। देखिए अगर मैं किसी दो वोलेटाइल लिक्विड ए और बी को मिक्स करता हूं तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो किसी एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर होगा, जिसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, एक कंटेनर में हमने दो कंपोनेंट्स लिए हुए ए और बी और दोनों ही वोलेटाइल नेचर के हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोनों की वेपर्स बनेगी, ए और बी दोनों की वेपर्स बनेंगे बेटा। यहाँ पर वेपर्स में ए भी प्रेजेंट है, वेपर्स में बी भी प्रेजेंट है। तो ये लॉ ये कहता है कि
कि जो पार्शियल प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट, जैसे मान लीजिए ए का अपन पार्शियल प्रेशर लेते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के, कि लिक्विड फेज में जितना उसका मोल फ्रैक्शन होगा उसी के रेशियो में या उसी के प्रोपोर्शन में उसका पार्शियल प्रेशर भी होगा। तो यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द mole fraction of that component, mole fraction of that component in solution at a constant temperature, तो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरह से अपन मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं कि P is the partial pressure of component A is directly proportional to mole fraction of A. Similarly, partial pressure of B directly proportional to mole fraction of B in solution. तो इसी तरह से जब अपन इनमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट हमें कांस्टेंट हमें राउल्ट्स लॉ से मिलता है। तो कांस्टेंट किससे मिलेगा बेटा? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ए। ये पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, यानी जब ए के अंदर बी को ऐड नहीं किया था, प्योर ए प्रेजेंट था, तो उस समय उसका वेपर प्रेशर क्या था? पी नॉट ए था, ठीक है ना। और इसी तरह से पी नॉट बी क्या होता कि जो वोलेटाइल कंपोनेंट बी है वो जब ए के साथ में मिक्स नहीं हुआ था उससे पहले उसका वेपर प्रेशर। तो ये ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पर हम जो दो कंपोनेंट्स ले रहे हैं ए और बी, दो कंपोनेंट्स ले रहे हैं ए और बी, बोथ आर वोलेटाइल इन नेचर, बोथ आर वोलेटाइल इन नेचर, यानी दोनों की वेपर्स बनती हैं, दोनों लिक्विड्स की वेपर्स बनती हैं। कुछ लिक्विड्स ऐसे भी होते हैं जिनकी वेपर्स नहीं बनती है, तो हम यहाँ पर किसको कंसीडर करेंगे? केवल वोलेटाइल लिक्विड्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम नेक्स्ट रोल यहाँ पे देखेंगे डाल्टन्स लॉ का। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि जो अगर अपन बात करें किसी भी गैसियस मिक्सचर की, डाल्टन्स लॉ एक अलग लॉ है बेटा, उसका राउल्ट लॉ से कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, लेकिन डाल्टन लॉ ये कहता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, अगर मान लीजिए कोई दो गैसेस को एक कंटेनर में अपन ने डाला हुआ है, तो ये गैसेस इसके वॉल्स पर एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, गैसेस विल एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन द वॉल्स, इंटरनल वॉल्स। तो यहाँ पर डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर होगा on the internal surface of the container will be equal to partial pressure of A plus partial pressure of B, that is the total pressure। ये है डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर को पार्शियल प्रेशर से रिलेट करता है। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला, एक और रिलेशन हम याद रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन लॉ ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ किसी एक गैस का, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वन गैस is equal to PTXA, यानी इस कंटेनर में जो गैस A है उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको अगर मैं टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो टोटल प्रेशर है वो PA प्लस PB के बराबर होगा। तो जो PT है, अब यहाँ पर ये वाला पार्ट अपन कहाँ से लिख सकते हैं? ये राउल्ट्स लॉ से लिख सकते हैं। कहाँ से लिखेंगे बेटा? राउल्ट्स लॉ से लिखेंगे। ये वाला भी राउल्ट्स लॉ से लिखा जाएगा। तो जो PT है वो P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स पी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ इस फॉर्मूले में अपन ने राउल्ट्स लॉ भी यूज लिया और कौन सा लिया बेटा? डाल्टन्स लॉ भी यूज लिया। तो इस फॉर्मूले में राउल्ट्स प्लस डाल्टन, R प्लस D दोनों का यूज हुआ है। तो अब ये ध्यान रखना आप आगे, तो इस तरह से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये ध्यान रखना बेटा, ये जो फॉर्मूला है ये केवल राउल्ट्स लॉ नहीं है, इसमें डाल्टन्स लॉ भी इंक्लूड किया गया है। तो ये जो PT टोटल प्रेशर होता है ये 1 माइनस XB P नॉट A, 1 माइनस XB P नॉट A प्लस XB P नॉट B। तो अपन ने क्या किया, XA को 1 माइनस XB लिख दिया, XA को क्या लिख दिया बेटा? 1 माइनस XB लिख दिया, क्योंकि अपन जानते हैं XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, ठीक है ना।
तो यहाँ से अपन ने इसको मॉडिफाई करके इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया कि देखो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि Pt इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है बेटा, तो ये कैसे आया, इसको अपन ने ब्रैकेट को ओपन किया और रीअरेंज करके अपन ने ये फॉर्मूला लेके आ गए। तो एक बार अपन इसको ओपन करते हैं, इस ब्रैकेट को एक बार ब्रैकेट को ओपन करें तो 1 माइनस जैसे यहां पर लिखते हैं पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ठीक है ना, और साथ में आ जाएगा एक्स बी पी नॉट बी। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि एक्स बी को कॉमन ले लेते हैं, एक्स बी को कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स बी को कॉमन लेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाए। नेक्स्ट इसमें कि जो ये राउल्स लॉ की जो 3 इक्वेशंस आई थी अपने पास, इन 3 इक्वेशंस का यूज करके अपन ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में ऐसा है कि बेटा अगर अपन y एक्सिस पर देखें तो पार्शियल प्रेशर लिया है अपन ने, और x एक्सिस पर देखें तो अपन ने मोल फ्रैक्शन लिया है। तो यहाँ अपन देखेंगे कि xa की वैल्यू 0 है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ a जो है वो 0 है, यानी यहाँ पर अपन बोल सकते हैं प्योर बी प्रेजेंट है। इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या है बेटा, प्योर बी प्रेजेंट है। सिमिलरली यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं तो प्योर ए प्रेजेंट है, क्योंकि बी का मोल फ्रैक्शन 0 है। और यहाँ पर हम एक और चीज मान के चल रहे हैं कि जो पी नॉट बी है, जो पी नॉट बी है, इसकी वैल्यू पी नॉट ए से ज्यादा है। इसका मतलब जो कंपोनेंट बी है, बी कंपोनेंट जो है वो मोर वोलेटाइल है। क्या बेटा, मोर वोलेटाइल है कंपोनेंट ए से। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो अब ये ग्राफ अपन कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे 3 लाइंस हैं, तो 3 लाइंस हैं, 3 इक्वेशंस भी अपने पास में। तो एक एक करके अपन इक्वेशंस को देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपन ने लिया पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्स ए की वैल्यू जब 0 होती है, एक्स ए की वैल्यू जब 0 होती है तो पी ए की वैल्यू क्या है, 0 है। और एक्स ए की वैल्यू जब 1 होती है तो पी ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पी नॉट ए के बराबर हो जाएगी। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है इस जो है इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें मिल रही है। ठीक है ना। सिमिलरली अगर अपन बात करें इस इक्वेशन की, तो यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू जब 0 होती है तो पी बी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो एक्स बी की वैल्यू 0 है तो पी बी की वैल्यू 0 है। तो इस पॉइंट पर अपन खड़े हुए हैं। तो जैसे जैसे हम एक्स बी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, देखिए एक्स बी की वैल्यू इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, एक्स बी की वैल्यू 0 है, एक्स बी की वैल्यू 1 है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा, तो पी बी की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो Pb की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब Xb की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो Pb इज इक्वल टू पी नॉट बी। तो अपन यहाँ पे पहुंच गए, पी नॉट बी यहाँ पर पहुंच गए। तो ये वाली इक्वेशन यानी ये वाली लाइन हमें मिल जाएगी बेटा। जैसे जैसे सेकेंड लाइन, तो इस और थर्ड लाइन के लिए हम क्या करेंगे, Xb की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। तो Pt की वैल्यू किसके बराबर, पी नॉट ए के बराबर। जब Xb की वैल्यू 0 है तो Pt की वैल्यू पी नॉट ए के बराबर। सिमिलरली जब Xb की वैल्यू 1 हो जाएगी, Xb की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो Pt की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पी नॉट बी के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से अपन ये तीनों जो इक्वेशंस है इसका यूज करके ग्राफ बना सकते हैं। तो यस बेटा, अभी अपन बात करेंगे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो इससे पहले अपन बात कर रहे थे मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, जिसको अपन x से xb से बताते हैं। तो उसी तरह से मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज को बताया जाता है YA/YB से। तो जैसे इसका एक सीधा अपन फॉर्मूला याद रखेंगे, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज को हम बता सकते हैं यूजिंग द रिलेशन P0A XA इज इक्वल टू PTYA, P0A XA इज इक्वल टू PTYA। तो ये रिलेशन हम याद रखेंगे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो यहाँ अगर अपन देखें तो ये P0A किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, P0A बता रहा है आपका कि प्योर फॉर्म में वाटर जो कंपोनेंट A है उसका वेपर प्रेशर क्या है। XA किसको बता रहा है बेटा, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज को बता रहा है। सिमिलरली अगर अपन बात करें तो PT किसको बता रहा है, ये टोटल प्रेशर है जो कि एक कंटेनर में दोनों कंपोनेंट्स की वजह से लग रहा है वेपर प्रेशर। तो ये टोटल वेपर प्रेशर Pt बता रहा है अपन इसको ना। और ये YA क्या है, YA है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो यहाँ से Pt की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, Pt क्या है बेटा, टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है ना। YA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज।
तो यहाँ पर अपन इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, पी नॉट ए एक्स इज इक्वल टू पी टी वाई। क्या होता है? पी नॉट ए एक्स इज इक्वल टू पी टी बाय ए, पी नॉट ए एक्स ए इज इक्वल टू पी टी बाय ए। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें एक फॉर्मूला और है जिसमें हम क्या करते हैं कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज के फॉर्म में इस फॉर्मूले को लिखता है। तो ये फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज का, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे अगर अपन लिक्विड फेज में बात करें तो लिक्विड फेज में फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो जिस तरह से लिक्विड फेज में फॉर्मूला होता है उसी तरह से वेपर फेज में भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा कि जो भी प्रेशर वाली टर्म्स है वो कहाँ चली गई बेटा? वो डिनोमिनेटर में चली गई है। जो भी प्रेशर वाली टर्म्स है वो कहाँ चली गई बेटा? डिनोमिनेटर में चली गई है। आप देखेंगे पी नॉट ए नीचे आ गया, पी नॉट बी नीचे आ गया और पी टी भी नीचे आ गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट यहाँ पर एक नोट पॉइंट या दो नोट पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। नोट पॉइंट क्या कह रहा है देखो, एज सॉल्यूशन वेपोराइजेज its vapor pressure decreases, as solution vaporizes its vapor pressure decreases। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इन केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट इट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब जैसे जैसे सॉल्यूशन वेपोराइज होता है, प्योर सॉल्वेंट के केस में वेपर प्रेशर नहीं बदलता है, लेकिन जैसे जैसे अगर अपन सॉल्यूशन में इवेपोरेशन करते हैं तो वेपर प्रेशर में कमी आती जाती है। तो दूसरा पॉइंट है राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। अगर अपन राउल्ट लॉ और हेनरी लॉ को कंपेयर करें तो राउल्ट लॉ जो होता है वो स्पेशल केस होता है हेनरी लॉ का, जिसमें हमने क्या किया, हमने एक गैस को लिक्विड से रिप्लेस कर दिया। तो अपन ये पॉइंट भी याद रखेंगे। तो अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, तो वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जैसे ये जो है लॉ, ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ये लॉ किसके लिए एप्लीकेबल बेटा? ओनली फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। फिर नॉट एप्लीकेबल फॉर इमिसिबल लिक्विड्स, ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? इमिसिबल लिक्विड्स का क्या मतलब होता है? ऐसे लिक्विड जो कि आपस में घुलते नहीं है। जैसे अगर अपन ऑयल और वाटर का एग्जांपल लें तो ये इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अपन ये लॉ यहाँ